गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो पूरा देखिएगा, भागिएगा नहीं, इंतज़ार कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह देख लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, वायसराय और उनसे संबंधित घटनाएं। यानी क्या देखेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर वही बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनेगा, फिर गवर्नर जनरल 1858 के बाद क्या होगा, वायसराय हो जाता है। इनको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है और इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। और जब एग्जाम में आते हैं तो वह बहुत ही कठिन हो जाते हैं, क्योंकि किस गवर्नर जनरल या वायसराय के संबंधित कौन सी घटनाएं घटित थी, अतः इसको याद करना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि 1757 में क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई के बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल में आता है और सिराजुद्दौला को छल से ही हरा दिया। लेकिन उस समय बंगाल में वहाँ पर एक द्वंद्व शासन की शुरुआत की जाती है और बंगाल में नवाबों का शासन चलता ही रहता है। मीर जाफ़र हो, मीर कासिम हो, बहुत तरह के आए। लेकिन उस जब 1764 की बात आती है, इसमें क्या होगा, तो 1764 में प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध होता है। जिस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ में पूर्णतः बंगाल चला आया। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो 1773 की बात होती है। क्यों? क्योंकि जो 1773 में क्या आएगा, सबसे पहली बार अंग्रेज उसको रेगुलेट करेंगे। क्योंकि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था भारत में, तो भारत के में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे इसमें अंग्रेज यानी जो इंग्लैंड की सरकार थी वह दखल नहीं देती थी। लेकिन अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक न होकर प्रशासनिक कार्य करने लगा, इंग्लैंड की सरकार से बड़ा होने का दम भरने लगा। तब क्या करेगा इंग्लैंड की सरकार यानी ब्रिटेन की सरकार ने उसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तब क्या आरंभ होता है, गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो प्रमुख कहे जाते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी अलग था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थे और वहाँ पर अभी उस ठीक से नियंत्रण नहीं हो पाया था। तो सबसे प्रमुख कौन था, तो बंगाल। इसीलिए कहा जाता है कि जो सारे यूरोपियन जब दिल्ली के चाबी का खोज रहे थे किधर, तो दक्षिण भारत में, लेकिन लॉर्ड क्लाइव को कहाँ वो चाबी मिला, तो वह उत्तर भारत यानी बंगाल में मिल गया। तो देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल पहला वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। इनका कार्यकाल कब है, 1773 से 1785 तक का काल है। इनके समय में क्या क्या काम हुआ प्रमुख है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, जिसके तहत क्या हुआ कि अब अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज का जो क्राउन हस्तक्षेप करना आरंभ कर देती है। 1774 में रोहिल्ला के युद्ध कब हुआ, इन्हीं के समय। कौन गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स थे। 1784 में पुनः आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि पिट्स उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ भारत के लिए एक एक्ट लाया था। और बंगाल में द्वंद्व शासन की समाप्ति कब होगी, तो इन्हीं के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि बंगाल में जो द्वंद्व शासन था, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ लागू करके गया था, उसको कहा था कि यह डाकू राज था। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना होती है। कब, तो सब के सब कब होगी, तो इन्हीं के काल में। नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। और जो कलकत्ता में पहला जो सुप्रीम कोर्ट कहिए उसको बना था, लेकिन उसका क्षेत्र उतना नहीं था, सिंपल कलकत्ता के ही क्षेत्र अधिकार था। तो पहले सुप्रीम जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहिए उसको, हाई कोर्ट कहिए, उसका अध्यक्ष कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, तो एलिजा इम्पे। और दूसरा नाम आता है लॉर्ड कर्नवालिस, दूसरे महत्वपूर्ण बंगाल के गवर्नर जनरल। इनका कार्यकाल 1786 से 1793। और इनके समय में कौन कौन काम होगा, देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कब, तो 1792 में। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी इस बार अब टीपू सुल्तान हार गया था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे, तो 4 होते हैं। तो एंग्लो एंड मैसूर युद्ध कितने, कुल 4 हैं।
जिसमें तीसरा में टीपू सुल्तान हार जाता है। और इस टीपू सुल्तान जब हारता है इस समय, तो इस समय क्या होगा, टीपू सुल्तान को संपत्ति देना होगा और संपत्ति के बदले में जब तक वह पैसा नहीं दिया है तब तक उसको अपने बेटे को अंग्रेजों के पास गिरवी रखना होता है इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और इसके बाद क्या होगा कि 1799 में जो लास्ट एंग्लो में शुरुआत वार होता है उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब, 1793, यानी इसको क्या होगा, जमींदारी व्यवस्था कहिए या इस्तेमारी व्यवस्था कहिए या अस्थायी बंदोबस्त किया जाएगा। क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने अपने लिए एक निश्चित कर फिक्स कर लिया। अस्थायी बंदोबस्त का मतलब यह नहीं था कि किसानों को फायदा हो या जमींदारों को फायदा, नहीं, इसका मकसद था कि अंग्रेजों के लिए एक निश्चित कर व्यवस्था फिक्स कर दी जाए। कंपनी के कर्मचारियों के लिए निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। सिविल सेवाएं की परीक्षा जो आज यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं सबका आरंभ कब हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। जिलों में कलेक्टरों को उसकी न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि पहले कलेक्टर ही सारा काम करते थे। अब कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से अलग कर दिया गया और एक अलग से ही मजिस्ट्रेट की बहाली होगी और कलेक्टर साहब को केवल कर दिया गया टैक्स वसूलने के लिए। तीसरा नाम आता है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेकर 1805 तक इनका कार्यकाल था। इनके समय में कौन कौन से काम हुए प्रमुख, सहायक संधि की नीति का आरंभ किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। चतुर्थ मराठा युद्ध होगा 1799, जिसमें टीपू सुल्तान का अंत होगा। द्वितीय मराठा युद्ध 1802 में होगा। बस ये सब कब हुआ, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। चौथे में आइए लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 इनका कार्यकाल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, और पहले वाले कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय यह देख याद कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में चलेगा, जिसकी समाप्ति होती है संगौली या सुगौली की संधि 1816 के बाद 16 में। और इसी के तहत भारत और नेपाल के क्षेत्र का बंटवारा हुआ था और नेपाल के जितने भी तराई क्षेत्र थे उन सब पर जो भी पहाड़ी जो शहर हैं जैसे नैनीताल हो, मसूरी हो, बहुत सारे सब भारत में मिला लिए गए। और सहायक समझौता यह हुआ कि अगर अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी तो गोरखा हैं वो अंग्रेजों की सहायता करेंगे। पिंडारियों का दमन होता है 1817 से 18 में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू होगा 1820 में। उत्तर भारत में कौन लागू था, अस्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी या इस्तेमारी, जिसमें एक जमींदार यानी उस पर नीलाम कर दिया जाता था और वह जमींदार थे वह 1/10 में का एक भाग या 10 भाग खुद अंग्रेजों को देंगे और एक भाग खुद रखते थे और उसमें अपने क्षेत्र में वो टैक्स वसूलने के अधिकारी हो जाते थे। अगर टैक्स नहीं देंगे तो सूर्यास्त का नियम लागू होता था। अगर जिस दिन को उनको टैक्स जमा करना है, अगर उस दिन वो टैक्स जमा नहीं करेंगे, अगर उस दिन सन सेट हो गया तो उनके ज़िंदगी का भी जो जमींदारी था उनका वो ख़त्म होगा, अगले दिन वो बिक जाएगा। लेकिन रैयतवाड़ी यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ कि यह मुख्य रूप से किसानों के साथ ही समझौता था, लेकिन इसकी भी दरें ऊंची थी जो किसानों के लिए लाभदायक न थी। अब इसके बाद क्या होगा 1820 के बाद, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बढ़ गया, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो अब भारत के गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो पहला नाम आता है इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल है। बंगाल के आखिरी और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक, किसके तो एक स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन, उसने ठगी प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा तो यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। 1833 का चार्टर अधिनियम इनके समय में आया था। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में। रणजीत सिंह के साथ, ये रणजीत सिंह कौन थे, तो सिखों के राजा, और जिनका क्षेत्र, इनकी राजधानी क्या थी, लाहौर, और क्षेत्र मान लिया गया था कि सतलज नदी के जो उस साइड यानी पाकिस्तान साइड कहिए इसको, या उसके उत्तर में जो सिख साम्राज्य है और उसके पूर्व या दक्षिण का जो क्षेत्र था वह अंग्रेजों का था। यानी इन्होंने निरंतर मित्रता की संधि कायम रखी थी। कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड डलहौजी सबसे प्रसिद्ध है या सबसे कुख्यात या विख्यात अगर गवर्नर जनरल होते हैं उसमें तीन है। एक लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड गर्जन का नाम आता है। तो पहला है लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक का है। और क्या क्या हुआ इनके समय में कार्य, तो द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ, यानी जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नाबालिग एक राजा, क्या नाम है उनका, तो राजा दिलीप, और उनकी एक माँ थी या महारानी दिद्दा जो शासन कर रही थी। तो होगा क्या कि अंग्रेज कहेंगे कि चलो दिलीप, राजा जो दिलीप हैं इनको तो अभी बच्चे हैं, इनको तो पढ़ना है, इनको पढ़ने के लिए युद्ध होगा और युद्ध में अंग्रेज जीत जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज के तो सब कुछ सेट खरीद चुके थे अंग्रेज। तो राजा दिलीप को ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है और अंग्रेजों के द्वारा पुनः सिख पर जो साम्राज्य था इसका भी अंत कर दिया गया। व्यापकत्व के सिद्धांत की शुरुआत होती है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति। मतलब किसी का अगर पुत्र नहीं है, जैविक पुत्र, तो उसको अगर पुत्र चाहिए तो अंग्रेजों से अनुमति चाहिए, और नहीं तो क्या होगा कि अंग्रेज ही उसके वारिस हो जाएंगे। रेलवे मिनट यानी स्मरण पत्र 1853। सबसे प्रथम बार भारत में रेलवे जो बॉम्बे टू थाने तक चली थी, कब, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई 1853 में। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया था 1854, जिसमें क्या था कि इसमें प्राथमिक शिक्षा वर्नाकुलर लैंग्वेज में और जो हायर लैंग्वेज का जो एजुकेशन होगा वह अंग्रेजी में करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग की भी स्थापना की गई। विधवा विवाह अधिनियम 1856 में आया था, किनके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी जो आज का आधुनिक भारत है इसका जो रूपरेखा रखा गया, इस सब के लिए और कोई व्यक्ति अगर जिम्मेवार कहिए या उसके लिए अच्छा काम अगर कोई किया हो और पॉजिटिव सेंस में कहा जाए तो सब किसका देन है, तो लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। भारत में वायसराय, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के जो कार्यकाल थे यह इतने एग्रेसिव या फॉरवर्ड पॉलिसी था इनका कि इसके खिलाफ विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया तब अंग्रेजों ने क्या किया, अब इन्होंने विद्रोह तो दबा दिए, लेकिन हुआ यह कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह प्रशासन का काम भी न करेगी, अब डायरेक्ट क्राउन के अंदर भारत चला गया। तो अब भारत में वायसराय का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 62 तक का काल था। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल तथा पहले वायसराय थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की जाती है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में इन्हीं के काल में हुआ था, क्या नाम, लॉर्ड कैनिंग। नागरिक विधि संहिता 1859 में लाया गया। भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1861, यानी इससे पहले जो चार्टर एक्ट होता था अब वो खत्म हो गया, अब आ गया भारतीय शासन अधिनियम लाया गया था 1861। और जो आज इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता या जो फौजदारी विधि संहिता है या नागरिक विधि संहिता, सब अभी भी आज भी जस के तस यही चला ही आ रहा है। पुलिस विभाग का भी गठन किया गया था, कब, तो 1861 में। वायसराय कौन थे उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग। अब दूसरे नंबर पे आइए, लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल तो कम था, 1869 से 72 तक, लेकिन इनकी हत्या हो जाती है। कहाँ, तो अंडमान में एक अफगानी ने इनको छुरा मारकर ख़त्म कर दिया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ हुआ। 1871 में प्रथम बार भारत में जनगणना आरंभ होती है, किसके काल में, तो लॉर्ड मेयो के काल में। और राज्यों में रेलवे व्यवस्था की शुभारंभ भी होते हैं, कब, तो लॉर्ड मेयो के काल में। और दूसरा नाम आता है अब लॉर्ड लिटन। कार्यकाल कब, 1876 से 1880। सबसे बदनाम अगर कोई गवर्नर जनरल है तो उसमें सबसे ऊपर इनका नाम आएगा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना होती है, कब, तो 1878 में, उसमें भीषण अकाल पड़ा था। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में आया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई और भारत की सामग्री कौन बन गई, महारानी विक्टोरिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, क्यों, क्योंकि इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दरबार मतलब खूब भव्य समारोह हो, तो जो यहाँ के पेपर लोग थे, मीडिया, इन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया, यहाँ पर लोग खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है और आप लोग पार्टी कर रहे हो, तो इन्होंने चलो और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज
पेपर था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्म्स एक्ट, आज भी जो भारत आज़ाद तो हो चुका है और किसी को हथियार चाहिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसे किसकी देन है? तो लॉर्ड लिटन की। 1878 में क्या आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। दूसरे नंबर इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। अगर लॉर्ड लिटन अगर सबसे खराब कहे जाएंगे तो सबसे अच्छे गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 इनका कार्यकाल था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया। इसलिए नहीं लाया गया था कि अंग्रेजों को भारत के लिए दिल उनका पसीज गया था, इसलिए लाया गया था कि चलो भाई विद्रोह को कुछ दबाते हैं और जो कंपनी कारखाने में पहले कोई रेगुलेशन नहीं था उसको रेगुलेट करते हैं। इसलिए कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें काम करने का समय फिक्स किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको लिटन ने लागू किया था इसको 1882 में समाप्त कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में लाया गया था। इनके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल विवाद, यह क्या था? पहले था कि अगर भारतीयों के केस की सुनवाई कोई भी कर सकता था, लेकिन अगर कोई अंग्रेज जुर्म करेगा तो उसके केस की सुनवाई अंग्रेज ही करेंगे। इन्होंने एक इल्बर्ट बिल भी लाया था जिसमें था कि अंग्रेजों के भी मुकदमे की सुनवाई अब भारतीय जज कर सकेंगे, जिस पर विवाद हो गया। अंग्रेजों को बहुत खराब लगा तो इसके कारण यह विवाद वापस लेना पड़ा और इसी के चक्कर में इनका कार्यकाल भी छोटा रहा। लॉर्ड कर्जन, बंगाल से संबंधित सारे विवाद के जन्मदाता और पाकिस्तान के भी जन्मदाता कहे जा सकते हैं। 1899 से 1905 इनका कार्यकाल था। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी होती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। बंगाल की विभाजन 1905 में इन्होंने घोषणा किया था। और कृषि बैंक की स्थापना, पूसा यानी बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। कब? तो 1905 में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 इनका कार्यकाल था। इसमें क्या होगा? बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन होगा 1911 जहाँ पर बम विस्फोट होता है। हिंदू महासभा की स्थापना इसी समय हुई 1915 में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इनका कार्यकाल है। इस समय क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था जिस समय चौरी चौरा कांड होती है 1922। मोपला विद्रोह जो केरल में होते हैं जिसमें हिंदू, बाद में शुरू में तो यह अंग्रेजों के खिलाफ था लेकिन बाद में यह हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था, नाम मोपला विद्रोह। 1910 के प्रेस एक्ट, 1919 के रॉलेट एक्ट की इन्होंने उसको वापसी कर दिया, यानी अंग्रेजों ने इसको वापस ले लिया अत्यधिक विरोध के कारण। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब? 1925 में, जिससे जुड़े कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह और बहुत सारे लोग थे। इन लोगों का इसे नाम आता है जिसमें बहुत सारे लोगों को फांसी दिया गया था। जब हम लोग पढ़ेंगे काकोरी कांड स्पेशल तो देखेंगे इसमें 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन लोग स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन लोग मिलकर कि चलो भाई और हम लोग भी पार्टी बनाएंगे, वोट में खड़ा होंगे और जब वोट में जीतेंगे तो कुछ करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा कानून भी आता है इन्हीं के काल में। क्या नाम है इनका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 का काल है। साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है 1928 में। बहुत विरोध होता है पूरे देश में और इसी विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय पर लाठी चलता है जिससे उनकी हत्या हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या दिया था? चलो भाई आप लोग अपना संविधान खुद बना लो। तो वही एक चैलेंज था जिसको मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया था और कोशिश किए थे चलो हम लोग एक संविधान बनाते हैं। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दीपावली घोषणा कब होगी? 1929 को ही होती है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और गांधी जी यानी कांग्रेस अब कहाँ जाती है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते हैं। तो गांधी जी और कांग्रेस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते कब? तो द्वितीय में। और बस इतना ही याद कीजिए। दूसरा होगा लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936।
क्या कार्यकाल है। इसमें क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से आरंभ होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटते हैं। जब खाली हाथ लौटेंगे तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो शुरू कर देंगे। सांप्रदायिक घोषणा पत्र आता है, यानी जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन फाइनल हो जाता है तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक घोषणा पत्र लागू किया, जिसके आधार पर था कि पहले केवल मुसलमानों को ही स्पेशल, यानी कि पहले केवल मुसलमानों के लिए ही स्पेशल चुनाव क्षेत्र आरक्षित था, जिसमें कि वही वहाँ पर खड़ा होंगे और मुसलमान ही वोट करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो सांप्रदायिक घोषणा में SC ST के लिए भी स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान किया गया था, जिसके खिलाफ गांधी जी, उस समय गांधी जी को जेल में कहाँ, एरवादा जेल पुणे में बंद करके रखा गया था। तो गांधी जी वहीं पर आमरण अनशन पर बढ़ जाते हैं। तब अम्बेडकर साहब पर बहुत प्रभाव पड़ता है, प्रेशर दिया जाता है, ताकि अंततः अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होगा, तो पूना पैक्ट हो जाता है। और जो आज का आरक्षण है, इसकी शुरुआत उसी समय होती है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। जो आज का जो संविधान है, इसका आधार अगर कुछ है तो वही भारत सरकार अधिनियम, जिससे 200 से अधिक आर्टिकल हूबहू उतारे गए हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही था कि भारतीय एक संघ होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में। समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना होगी 1934 में। कौन करेंगे, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण पटना में करते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक का काल है। इसी समय प्रथम आम चुनाव होगा 1936 से 37 में। कांग्रेस से बहुत अधिक राज्यों में जीत जाएगी, वहाँ पर सरकार बनाएगी। लेकिन 28 महीने की सरकार जब अंग्रेज ज़बरदस्ती भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल देंगे तो ये लोग पूरे देश में इस्तीफा दे देते हैं। इसके खुशी में मुस्लिम लीग क्या मनाएगी, तो मुक्ति दिवस मनाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी 1939 में। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस लगातार दोबारा, पहली बार हरिपुरा और दूसरी बार त्रिपुरी में वो जीत जाते हैं। और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के जो चुनाव हुआ तो उसमें हारते हैं। तो गांधी जी ने बोला कि ये मेरी हार है। गांधी जी के अंदर के लोग, गांधी जी के समर्थक लोग सारे कार्यकारिणी परिषद में काम करने से इनकार कर देते हैं। अतः सुभाष चंद्र बोस विड्रॉ कर लेंगे और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं प्रधानमंत्री बना हूँ कि मैं इंग्लैंड का जो आकाश उसको छोटा कर दूँ। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होगा। क्रिप्स मिशन इस समय क्या था कि इंग्लैंड जब विश्व युद्ध शुरू था तो विश्व युद्ध खत्म होगा तब इंग्लैंड सोचेगा कि भारत में संविधान कब बनाया जाए, इसको डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इसके बारे में बहुत तरह की बातें हैं जो हम लोगों ने इतिहास का जो पूरा कवरेज पढ़ा है उसमें देखिएगा तो मिलेगा। लॉर्ड बेबल 1944 से 47, बेबेल योजना और शिमला समझौता इन्हीं के समय होगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा। कैबिनेट मिशन भारत आएगा। इसमें 3 मिनिस्टर पहली बार भारत में एक साथ आते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। कहाँ? तो कलकत्ता में। और कलकत्ता के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक छुट्टी दे दिया था वहाँ के पुलिस वालों को। हुआ क्या बदले में? सामूहिक नरसंहार हुआ। बहुत सारे हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे पटना में, बिहार आदि क्षेत्रों में भी दंगा शुरू हो जाता है। तब महात्मा गांधी जाते हैं और महात्मा गांधी तो रोक ही लेंगे क्योंकि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। नोआखली में पहुँचते हैं तो इसी जवाब में कहा था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि महात्मा गांधी को 1 मैन फोर्स, क्योंकि इन्होंने अकेले ही पूर्वी जो सीमा थी भारत की उसको सुरक्षित कर दिया था। लेकिन तमाम पुलिस वाले और सेना मिलकर भी भारत की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित नहीं कर पाए थे। वहाँ पर अत्यधिक दंगे हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा भारत को आज़ादी करने की घोषणा कर दी जाती है। तीसरा अंतिम, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, यानी अंतिम कोई अंग्रेज अगर गवर्नर जनरल या वायसराय है तो यही थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी 3 जून योजना की घोषणा होती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करने की योजना थी। रेड क्लिफ योजना, यानी रेड क्लिफ ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करती है। यानी कहीं क्वेश्चन आ जाए, भारत पाकिस्तान सीमा क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत बांग्लादेश सीमा रेड क्लिफ है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा डुरंड लाइन। भारत चीन की सीमा मैकमोहन लाइन। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही होता है। यही जो गवर्नर जनरल थे, इसी के बारे में हम लोगों ने जाना। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, पॉज कर करके देखिए, याद कर लेना है। अगर याद हो जाए तो कोई भी एग्जाम हो आपको 2 नंबर तो इससे आने ही हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।